बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और उसकी एक्सरसाइज 3.3 मैंने आपसे आज डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट ए, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, कि आपने बताना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब बच्चों यहाँ पर ज़रा समझिएगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमें कैसे मालूम होगा। बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट कैसे मालूम होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप इसको समझिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी पूछता है कि आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। और डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका होता है कि आपने मैट्रिक्स का नेम लिखना है और उसको 2 वर्टिकल लाइंस में लिख देना है। ठीक है, और इसका ये डिटर्मिनेंट अगर इक्वल आ जाए ज़ीरो के, इक्वल आ जाए ज़ीरो के तो वो सिंगुलर होगा, और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा। तो बच्चों, आपके पास मैट्रिक्स एक ए है, ए 6 4 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। आपने इस मैट्रिक्स को यहाँ पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म है कि इसको वर्टिकल लाइंस में लिख दिया है। अब लिखने के बाद अब डिटर्मिनेंट कैसे मालूम होगा। तो बच्चों, सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस लिख देना है, बस आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये सामने मैंने लिख दिया है कि अब ये 6 को 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, वो ये आ गया। अब फिर आपने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। दरमियान में अब ध्यान से देखिए, तो दरमियान में आपने माइनस लिख देना है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब 6 3 ज़ा 18 आ गया और 4 2 ज़ा 8 आ गया, दरमियान में माइनस माइनस आ गया। अब 18 में से 8 माइनस हुए तो जवाब आ गया 10। जवाब क्या आ गया? 10 आ गया है आपके पास, और 10 इक्वल नहीं है ज़ीरो के, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद आगे पार्ट सोल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अच्छा, एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, -5 7 -9 और 4। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपने इसको वर्टिकल लाइंस में लिख दिया। ओके, वर्टिकल लाइंस में लिखने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। -5 × 4, ये आपने लिख दिया है। ठीक है, फिर 7 × -9, तो ये 7 × -9 ये आपने लिख दिया है। ठीक है, दरमियान में माइनस आ गया। ठीक है, अब फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 5 4 ज़ा 20, तो ये माइनस है तो साथ माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 9 ज़ा 63, ये आ गया। अब ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस मिलकर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 63 आ गया है। तो 63 में से 20 माइनस हुए तो 43, ये भी ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो ये भी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है मुझे, और फिर है बच्चों उसका पार्ट 3, इसको भी देख लेते हैं। पार्ट 3 है बच्चों, आपके पास सी है 9 18 2 और 4। आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, यानी वर्टिकल लाइंस में इसको लिख दिया है। अब वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 9 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 18 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दरमियान में फार्मूले का ये माइनस आ गया है। ठीक है, अब 9 4 ज़ा 36, ये आ गया।
और 18 × 36 ये आ गया, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस। अब ये प्लस 36 और माइनस 36 आपस में कैंसिल हो गए तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया। तो अब डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। और हमारे पास है बच्चों अब पार्ट डी। तो पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट डी है बच्चों हमारे पास कि ये है जी पार्ट डी, ए बी प्लस 1/a फिर ए फिर बी। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसको वर्टिकल लाइंस में आपने लाजमी तौर पर लिखना है ताकि एग्जामिनर को मालूम हो कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल लाइंस जो है ये डिटर्मिनेंट को, मॉडुलस को, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स को डिफ़ाइन करने के लिए वर्टिकल लाइंस में लिखा जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको भी फाइंड करने के लिए वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। फिर अब ये ए इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये याद रखना कि ये यहाँ पर ये जो ए है ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए मल्टीप्लाई बी प्लस 1/a। ओके हो गया। अभी और दरमियान में ये फार्मूले का माइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ से ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया ए बी। अब यहाँ पर ये देखिए ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए बी, और ये साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी के साथ प्लस का साइन है। ओके, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए ए जब इस 1/a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 1/a मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 1। तो ये प्लस माइनस माइनस 1 आपके पास आ गया है। अब ये प्लस ए बी माइनस ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ गया -1। ये ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो ये भी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका पार्ट 5 देखते हैं बच्चों। तो इसका जो है जी पार्ट 5 वो है जी इसका नाम है ए बी प्लस सी, फिर और ए और डी प्लस सी हमारे पास है। ओके, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद अब वही बात कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए मल्टीप्लाई हो जाएगा डी प्लस सी के साथ, फिर ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस सी के साथ, और दरमियान में ये फार्मूले वाल का माइनस आ गया है। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए ज़रा कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और बी इक्वल टू डी है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब जब ये ए इसके इक्वल है तो अब यहाँ पर ये क्या होगा कि सिंपल देखिए बी इक्वल टू डी है तो इस डी की जगह पर, इस डी की जगह पर अगर मैं बी लिख देता हूँ, बी लिखता हूँ, तो अब ये देखिए ये और ये दोनों सेम हो गए हैं, ये दोनों सेम है और साइन दोनों के क्या हैं, तब्दील हैं। तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आई है कि यहाँ पर आपने फोकस किया कि b इक्वल टू डी है तो इस d की जगह हमने b लिख दिया तो ये दोनों सेम हो गए, ये माइनस प्लस के साथ कैंसिल होगा, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों मूव के करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी की तरफ कि कहता है जी इफ़ p, अच्छा यहाँ पर कहता है जी p का डिटर्मिनेंट 9 के इक्वल है और p मैट्रिक्स उसने हमें दे दिया है और कहता है कि फाइंड करके दें मुझे k। ओके जी, k मालूम करते हैं। तो ये मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास p, ठीक है, और फिर यहाँ पर वही बात कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k के साथ तो ये 3 मल्टीप्लाई 4k आ गया यहाँ पर ये आपके पास। फिर ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और ये दरमियान में फार्मूले वाला माइनस आ गया है। ओके हो गया। और अब यहाँ पर ये देखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ p का आंसर हमें दिया गया है 9, ये आपने याद रखना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ p हमारे पास है तो अब यहाँ पर क्या होगा
कि पहले सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 3 12 के और -3 1 3 ये आ गया है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी की जगह हमने लिख दिया 9 और ये 9 इक्वल आ गया 12 के -3 के। ठीक है, अब ये -3 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +3। ठीक है ना, ये 3 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +3, तो 9 + 3 ये हो गया 12। ठीक है, और इस साइड पर आ गया 12 के, तो 12 के इक्वल टू हो गया 12। और अब ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास के का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना, यहाँ पर 12 आकर डिवाइड होगा तो 12 12 से कैंसिल होकर के का आंसर आ गया है आपके पास 1। तो आपने के का जो जवाब है वो मालूम कर लिया है। अब बच्चों आपके पास है जी सी, कहता है जी टी का डिटर्मिनेंट ये है और टी मैट्रिक्स हमें उसने ये दे दिया है और कहता है जी मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करके दें। ओके, एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं तो वही काम सिंपल कि आपने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो टी का जो डिटर्मिनेंट है उसका जवाब आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 5 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 10, फिर माइनस ये 3x के साथ होगा तो ये आ जाएगा 3x, और ये इस साइड पर t का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये t का डिटर्मिनेंट है, तो t का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 3 है। ओके हो गया। अब जब t का डिटर्मिनेंट 3 है तो अब ये -3 के इस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +3x और ये इक्वल हो जाएगा ये 10, और अब ये +3 है। ठीक है ना, ये +3 है, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -3, तो 10 में से 3 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये 7 इक्वल टू 3x आपके पास आ गया है, 3x इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा ये, ठीक है, ये आ गया। अब ये 3x इक्वल टू 7 आ गया क्योंकि माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया है। तो अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 7/3। ठीक है, और ये वाला जो सलूशन है ये सलूशन आपके लिए नहीं है, तो आपने सिंपल जो मेथड मैंने आपको बताया है आपने इसी में मेथड से इसको हल करना है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बच्चों। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपने सिंपल जो है इक्वेशन को सोल्व करना है। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। और फिर है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है या उसको कैसे लिखते हैं, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स R है। ठीक है, R है, तो R के ऊपर आप -1 लिख दें तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये हमेशा इक्वल होता है, याद रखिएगा। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका नाम क्या है R, एडजॉइंट ऑफ R डिवाइडेड बाय R का डिटर्मिनेंट। ये आपने याद रखना है कि इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट अवर डिटर्मिनेंट, इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट अवर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। क्यों कि डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए यानी सिंगुलर हो जाए तो इसका सलूशन नॉट पॉसिबल होता है। क्यों, यहाँ डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो यहाँ नीचे के क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ जब ज़ीरो आएगा तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो मेरे पास है मैट्रिक्स R, तो पहले मैंने R को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद वही काम कि 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये -1 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में फार्मूले वाला माइनस आ जाएगा। 4 2 था, ये ए आ जाएगा 8, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस दोबारा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 6 1 6 आ गया। तो 8 में से 6 माइनस हुए तो उसका आंसर आ गया 2।
तो ये ज़ीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो ये आगे ये फर्दर सोल्व होगा। अब बच्चों कहानी एक और आ गई है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल होता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट अब कैसे फाइंड होता है, तो चले ये भी। अच्छा, आप ना सबसे पहले मैट्रिक्स को देखिए, जो मैट्रिक्स आर है इसको देखिए ज़रा। मैट्रिक्स आर है जी हमारे पास 4 -1 -6 और 2, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, ये जो फर्स्ट डायगनल है जिसे प्रिंसिपल डायगनल या लीडिंग डायगनल या मेन डायगनल भी कहते हैं, इन दोनों की जगह को तब्दील करना होता है। 4 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, ये कि फिर अब ये 4 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 4 आ गया। फर्स्ट डायगनल के साथ ये काम करना होता है। और सेकंड ये जो डायगनल होता है सेकेंडरी डायगनल, इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। दोनों के साथ साइन माइनस का है तो माइनस चेंज होकर प्लस में आ जाएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसे एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट की ये कहानी होती है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि ये जो फर्स्ट डायगनल होता है इन दोनों की को रिप्लेस करते हैं, जगह तब्दील करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने जगह तब्दील हो गई है, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4 आ गया है। और ये जो सेकेंडरी डायगनल होता है इन दोनों के साइंस को चेंज करते हैं। माइनस है तो प्लस आ गया है, ये देखिए, और ये -6 था तो +6 हो गया है। तो ये इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, यानी एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अब जब ये एडजॉइंट आ गया है तो डी इनवर्स जो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो बराबर होता है एडजॉइंट अवर डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर एडजॉइंट का आंसर ये मेरे पास है, मैंने वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है ना, तो अब यहाँ पर मैं इसको 1/2 की में मैंने इसको लिख दिया क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में 1/2 आ गया है। अब ये जो 2 है ये अंदर सब के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 2/2, 1/2, 6/2, 4/2। अब इसको आपने कैंसिल आउट करना है और सिंप्लीफाई के करना है, तो आपके पास आर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 1, 1/2, 3 और 2। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। एक और पार्ट का सोल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अच्छा, मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास एस, तो एस में है जी 5 और 3। तो अब डी इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता, क्यों कि यहाँ पर ये देखिए कि मैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करूँगा कि यहाँ पे तो क्रास में है ही कोई नहीं, तो इसलिए ये इसका सलूशन डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। और फिर है जी बच्चों हमारे पास से मैट्रिक्स टी है जी 20, 25, 2, 50 और 4। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो है इसका वो देखिए जी 25 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 50 के साथ होगा, दरमियाने फार्मूले का माइनस आ जाएगा। तो 25 4 द 100 और 52 द 100, ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल होगा। डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है ये नॉट पॉसिबल होता है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और एक और पार्ट्स का बच्चों सोल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो हमारे पास मैट्रिक्स है यू, ठीक है, x + 1 y और y + 1। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो ठीक है जी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट इसका करते हैं। तो ये जो x है ये x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियाने फार्मूले का माइनस, फिर ये x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि दोनों सेम हैं, बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों के साइन भी चेंज है। ये माइनस वाला सारा ये प्लस वाले सारे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर, और जब सिंगुलर हो जाए तो इसका इन्वर्स नॉट पॉसिबल हो जाता है। मुझे यकीन है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसका पार्ट बी सोल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो अब ये पार्ट बी है जी, कहता है जी आर मेरे पास एक मैट्रिक्स है,
कहता है जी वेरीफाई करके मुझे बताएं कि आर को आर के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, फिर आर के इन्वर्स को आर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, और ये तीनों फिर और ये इक्वल हो जाए किसके, आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 और 1, ठीक है ना, जिसके डायगोनल में, मेन डायगोनल में 1 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो क्या ये इसके इक्वल आते हैं, तो इसको सोल्व करना है, तो उसको सोल्व करके बता देते हैं। तो हमारे पास है जी बच्चों मैट्रिक्स आर। अब मैट्रिक्स आर का हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट सबसे पहले, क्योंकि और डिटर्मिनेंट क्योंकि हमने इन्वर्स मालूम करना है ना बच्चों, आर का इन्वर्स। तो आर के इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट का फाइंड करना बहुत लाजमी है। तो ये आर का अब मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान फार्मूले का माइनस आ गया है। अब 4 2 8, और अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 1 6, और 8 + 6 ये आ गया 14, 0 की इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, अब जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास से दूसरी कहानी को कौन सी रह गई है बच्चों, अब दूसरी कहानी रह गई है जी इन्वर्स इक्वल होता है कि किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट अवर डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट अवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया है आर का, ये आ गया हमारे पास 14। अब मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ आर। तो एडजॉइंट ऑफ आर काफ़ी सिंपल है, तो इन दोनों की जगह को चेंज करते हैं, 4 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 4 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये +1 है तो ये -1 हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये -6 है तो ये +6 हो गया है, ठीक है, साइन से तब्दील हो गए। एडजॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इन्वर्स इक्वल होता है जी 1/r का, यानी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ आर अवर डिटर्मिनेंट। और अब हमारे पास से जो है डिटर्मिनेंट वो मौजूद है, 1/14 आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ आर भी मालूम है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है सारा। अब ये 14 अंदर सब के साथ डिवाइड होगा, तो 2/14, फिर -1/14, फिर 6/14 और 4/14। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, जैसे कि ये 2 7 14 होता है, तो 1/7, फिर यहाँ पे -1/14, यहाँ पर ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम 6, 2 7 टाइम 14, तो 3/7, और ये यहाँ पर ये 4/14 है, तो ये 2/7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने आर का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने आर को आर के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पहले आर लिखा हुआ है तो पहले आर की वैल्यू आएगी, फिर आर इन्वर्स लिखा हुआ है तो फिर आर इन्वर्स की वैल्यू आएगी। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो लफ्ज़ पहले है उसकी वैल्यू पहले आएगी। अच्छा, अब कहानी आ जाती है जी मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो मल्टीप्लाई खैर लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाया है कि सबसे पहले आपने चेक करना होता है 7th रूल, कि 7th में यहाँ 2 लफ्ज़ हैं तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, यहाँ भी 2 हैं, तो इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई हो सकता है तो मल्टीप्लाई होगा कैसे, कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई होगा 1/7 के साथ, ठीक है ना, 4 × 1/7, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस, फिर ये जो है ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3/7 के साथ, 1 × 3/7, ठीक हो गया। और फिर अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कंप्लीट हो गया है। अब वही रो है और सेकंड कॉलम आ गया है, तो इसी रो में थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपने अब इस 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 × -1/14, ठीक है। फिर प्लस, फिर आपके पास ये आ जाएगा जी, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/7 के साथ, तो 1 × 2/7, ठीक है। अब ये आगे मैंने सोल्व करके लिखा हुआ है, तो आप वहाँ आपको आगे मज़ीद समझ आ जाएगी, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इसके बाद बच्चों सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। तो अब ये लिखना कैसे है तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देखिए कि 4 मल्टीप्लाई हुआ 1/7 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 1/7, फिर दरमियान में ये साइन आ गया प्लस का, ठीक है, ये दरमियान साइन प्लस का। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3/7 के साथ। फिर अब यही रो है, सेकंड कॉलम आ गया, तो थोड़ी सी स्पेस आपने ये छोड़नी है और फिर 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है -1/14 के साथ, फिर दरमियान में प्लस, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2/7 के साथ, ठीक है। अब सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, तो अब ये -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/7 के साथ, फिर दरमियान में प्लस, फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7 के साथ, ठीक है ना। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो फिर अब ये जो है फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई -14, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई -14, ठीक है। ये आपने यहाँ पर इसको लिख दिया है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई 2/7, ये 2 मल्टीप्लाई 2/7 आ गया है आपके पास। अब बच्चों ये जब ये मल्टीप्लाई हो गया है तो फिर आगे अब सिंपल सा काम रह गया है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी 4 1 ज़ा 4/7, तो ये आ गया 4/7। फिर ये प्लस 3 1 ज़ा 3, तो 3/7, ये आ गया 3/7। फिर ये 4 और 14 आपस में कैंसिल होकर ये आ जाएगा जी -2/7, और ये 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा जी 2/7, ठीक है। फिर इसी तरीके से -6 मल्टीप्लाई होगा 1/7 के साथ, तो -6 1 ज़ा -6/7, और ये 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा +6/7, ठीक है। और फिर अब ये -6, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, ये 6 और 14 कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 3/7, और ये 2 2 ज़ा 4, 4/7 ये आपके पास आ गया है। अब ये जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाते हैं। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर 7 सेम है, तो 4 + 3 7, तो 7/7, तो ये आंसर आ जाएगा 1। और ये -2/7 और ये +2/7 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। फिर ये -6/7 और +6/7 ये भी आपस में हो गए कैंसिल। ये नीचे फिर सेम है, तो 4 और 3 7, 7/7 ये आ गया 1। तो अब ये आपके पास आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो आपने ये वेरीफाई कर लिया कि आर इनवर्स को अगर आर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अब फिर है जी हमारे पास आर इनवर्स को आपने आर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। ये इनवर्स पहले लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये जो आएगा वो आएगा आर इनवर्स पहले आएगा फिर आर आएगा, ठीक है। तो आर इनवर्स पहले आ रहा है तो पहले आर इनवर्स की वैल्यू, फिर आर आ रहा है तो फिर आर की वैल्यू आपने लिख दी है, ठीक है। और फिर अब इन वही काम इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1, अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1/7 मल्टीप्लाई 4, फिर ये -1/14 मल्टीप्लाई -6 आ गया है, ठीक है। और फिर ये 1/7 मल्टीप्लाई होगा वो 1 के साथ, और ये -1/14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ये आपने लिख दिया है। फिर ये 3/7 मल्टीप्लाई होगा जी, अब ये सेकंड रो है तो फिर ये सेकंड रो में ही आपने अब इसको लिखना है। 3/7 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर प्लस ये 2/7 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, फिर ये 3/7 मल्टीप्लाई होगा वो 1 के साथ, और फिर ये 2/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 के साथ, ये आपने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई के करते हैं, तो ये 1 4/7 ये आ गया, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर ये आ गया 3/7। फिर यहाँ पर ये आ गया 1/7, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया -1/7। फिर ये 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 12/7, और फिर यहाँ पर ये -6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12/7। फिर यहाँ पर ये 3 1 ज़ा 3/7, और फिर यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4/7 ये आपके पास आ गया है। अब जो आपने काम करना है, और ये नीचे फिर सेम है डिनोमिनेटर, 4 और 3 7, 7 और 7 1 आ गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल 0 आ गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल 0 आ गया, ये 4 और 3 7, 7/7 1 आ गया, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों आपने बोथ आर और आर का इन्वर्स
और आर इन्वर्स और आर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ये हमने वेरीफाइड करके उसे बता दिया है। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी वाई मैट्रिक्स है, जेड मैट्रिक्स है और वेरीफाई के करना है कि वाई जेड को मल्टीप्लाई करवा के उसका इन्वर्स लिया जाए तो ये जेड इन्वर्स और वाई इन्वर्स के इक्वल होता है। तो ठीक है जी, अब ये भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब सबसे पहले ना बच्चों आपने जो मालूम करना है वो इनका जो डिटर्मिनेंट है पहले वो मालूम कर लेते हैं। तो y का डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना है, तो आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 3 दा 3, फिर फार्मूले का माइनस 2 2 दा 4 आ गया है। अब ये 3 1 दा 3 और 2 2 दा 4, दरमियान फार्मूले का माइनस, 4 में से 3 गए तो आ गया 1, बड़ी वैल्यू 4 है, उसका साइन आ गया -1। ये ज़ीरो की इक्वल नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ y, तो एडजॉइंट आपको मालूम करना आता है कि इन दोनों की ये जो फर्स्ट डायगोनल होता है इन दोनों की जगह को तब्दील करते हैं। अब 3 की जगह 1 और 1 की जगह 3 आ जाएगा, ये आपके सामने है। और फिर इसके बाद इन दोनों के साइंस को चेंज करते हैं। ठीक है, ये +2 है, -2 हो जाएगा, ये भी +2 है, ये भी -2 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ y आपने मालूम कर लिया है। अब जब ये मालूम हो गया तो आपने y इन्वर्स मालूम करना है। तो y इन्वर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ y ओवर y का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपने आपके पास जो उसका डिटर्मिनेंट है वो -1 है, तो अब यहाँ पर आपने -1 के साथ इस सारे डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है। तो -1 है तो माइनस इन सब के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है ना, तो अब माइनस इनके जब साइन को चेंज करेगा तो इनके सब के साथ जो है साइन तब्दील हो जाएंगे, यानी ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, और ये -2 है तो ये हो जाएगा +2, और ये -2 है तो ये भी हो जाएगा +2, ये +1 है तो ये हो जाएगा -1। ठीक हो गया। अब हम मालूम करते हैं जी z के लिए। ठीक है, अब z को मालूम करते हैं पहले, और z है जी बच्चों हमारे पास ये 2 3 1 2, z है 2 3 1 2। तो z का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो अब z का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वही बच्चों के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान फार्मूले का माइनस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 1 दा 3, और फिर ये 2 2 दा 4 और ये 3 1 दा 3। तो 4 में से 3 गए तो 1 आ गया, बड़ी वैल्यू 4 है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये +1 आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया है। ये भी नॉन सिंगुलर है, तो यानी इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एडजॉइंट ऑफ z क्या आएगा, तो अब ये 2 2 ही है, तो वैसे भी इन दोनों की जगह तो तब्दील होगी और इन दोनों के साइन तब्दील होंगे। ठीक है, ये +3 है तो ये हो जाएगा -3, ये +1 है तो ये हो गया -1। अब z इन्वर्स है तो z इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ z ओवर z का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, 1 जो है ये इस सारे जो है z इन्वर्स z का एडजॉइंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास z इन्वर्स आ जाएगा। अब आपके पास ये आ चुका है, तो अब हम मालूम करते हैं कि हमारे पास जो है y और z क्या आएगा। ठीक है, y को z के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले, फिर उसका जो है इन्वर्स वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो y और z आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले y लिखा हुआ है तो पहले y की वैल्यू, फिर z लिखा हुआ है तो फिर z की वैल्यू, वही मल्टीप्लाई, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा 1 × 2 प्लस ये 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास आ गया है। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये आ जाएगा, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर अभी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, और ये +3 होगा मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा। और फिर ये 2 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा, और ये फिर 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने सिम्प्लीफाई के करना होता है इसको, तो आपने इसको सिम्प्लीफाई जब किया तो y z इक्वल आ गया 4 7 7 और 12।
अब आपने वाई जेड का इन्वर्स मालूम करना है, तो ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 4 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान फार्मूले का माइनस, 7 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 4 दा 48 और 7 7 दा 49। 49 में से 48 माइनस होंगे तो आ जाएगा 1, बड़ी वैल्यू 49 है, उसके साथ माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा। तो ये ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आपने मालूम करना है जी एडजॉइंट ऑफ वाई जेड। ओके, एडजॉइंट ऑफ वाई जेड मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट इन दोनों की जगह, ये जो फर्स्ट डायगोनल होता है इसकी जगह को तब्दील करते हैं। 4 की जगह आ जाएगा 12 और 12 की जगह आ गया 4। फिर जो है ये सेकेंडरी डायगोनल होता है, इनके साइन चेंज करते हैं। ये +7 है तो ये में -7, ये भी +7 है, इसकी जगह भी आ गया -7। अब जो है वाई जेड का जो इन्वर्स है ये ई इक्वल होता है जी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ वाई जेड अवर वाई जेड का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट वो है जी -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है, -1 है। तो -1 ये सारे एडजॉइंट ऑफ वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइंस को तब्दील कर देगा। ये +12 है तो ये माइनस की वजह से -12 हो जाएगा। ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा। ये भी -7, ये भी +7 हो जाएगा। ये +4 है तो ये -4 हो गया है। अब जो है वाई जेड का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर ये आ चुका है हमारे पास। अब हमने जेड इन्वर्स और वाई इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो दोनों का इन्वर्स हमने मालूम कर लिया है। तो अब ये है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर देखते हैं कि ये आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते। ओके हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिए जेड इन्वर्स और वाई इन्वर्स, तो पहले जेड इन्वर्स है तो पहले जेड इन्वर्स की वैल्यू आएगी, फिर वाई इन्वर्स है तो पहले वाई इन्वर्स की वैल्यू आएगी। आपने इसमें गलती नहीं करनी। बाज़ औक़ात बच्चों का मल्टीप्लिकेशन हर चीज़ पेपर में जब हम चेक कर रहे होते हैं तो ठीक होता है, मगर उन्होंने ये मिस्टेक की होती है। ठीक है, पहले वाई को लिखा होता है फिर जेड को लिखा होता है, तो आपने ऐसे नहीं करना। अब ये वही बात कि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाला ये जो है ये आपके पास आ जाएगा सारा। ठीक है, ये आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा सारा। ठीक है ना, ये सेकंड रो सारी आपके पास आ जाएगी। और फिर आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई के करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जेड इन्वर्स वाई इन्वर्स का आंसर आ गया -12 7 और 7 और -4। तो अब वाई जेड का इन्वर्स का आंसर और जेड इन्वर्स वाई इन्वर्स का आंसर दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमने इसको वेरीफाई, आपने ये लिखना है कि वेरीफाइड डैट वाई जेड का होल इन्वर्स इक्वल है जेड इन्वर्स और वाई इन्वर्स के। ठीक है, आपने ये चीज़ लाजमी साथ मेंशन करनी होती है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है जी व्हाट इज़ रिलेशन अमंग ए का जो डिटर्मिनेंट है, फिर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और अगर ए ये हो तो ए मेरे पास है जी 5 7 2 3 5 7 2 3। तो सबसे पहले इसका जो है ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना आता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दरमियान में माइनस होगा। उसका डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास 1। ठीक है, अब इसका इन्वर्स मालूम करना है। ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले ही मालूम कर लिया है, जो हमारे पास है 1। अब एडजॉइंट मालूम करना है, तो एडजॉइंट आपको मालूम है कि इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आता है। अच्छा, अब ए का जो इन्वर्स है, ठीक है ना, अब ये भी रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, काफ़ी अहम रिलेशन है कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 1 ओवर ए के इन्वर्स। ठीक है ना, 1 ए का इन्वर्स और उसका अगर डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो ये इक्वल होता है 1 ओवर ए का जो है डिटर्मिनेंट। अब ए इन्वर्स आ गया हमारे पास 1 ओवर, जो ए का इन्वर्स है वो भी है 1 ओवर 1, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया है 1 के। ठीक है,
अब इसका जो है एडजॉइंट मालूम करना है। तो अब एडजॉइंट क्या होता है जी, इन दोनों की जगह को आपने तब्दील करना है और इन दोनों के साइंस को आपने तब्दील करना है। तो आपके पास इसका जो है एडजॉइंट वो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये अब इसका जो एडजॉइंट आ गया आपके पास, अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। और अब जो है ना आपके पास मैट्रिक्स ए ये है, ठीक है, ये 5 3। तो आपने जब इसका एडजॉइंट लिया तो 3 की जगह 5, 5 की जगह 3 आ गया, और ये +7 है तो -7 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आपके सामने मौजूद है, ठीक है। ये जो इसका जो एडजॉइंट है ये आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब आपने इसका मालूम करना है जी डिटर्मिनेंट। तो 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फार्मूले का माइनस, फिर ये -7 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 3 5 ज़ा 15 और 7 2 ज़ा 14। अब 15 - 14 ये आपके पास आ गया है 1। तो अब जब ये आपके पास आ गया है 1, तो अब ये तीनों, ठीक है ना, ए का जो डिटर्मिनेंट है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट है, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है, तीनों 1 के इक्वल हैं। और यही रिलेशन हमने मालूम करना था, जो हमने मालूम करके उसको बता दिया है। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में जी हमारे पास राइट दी मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ़ पॉसिबल, कि आपने ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म्स हैं हमारे पास, इनको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। तो लीनियर इक्वेशन में इसको लिखने से पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि वो 0 के इक्वल तो नहीं है। ओके, तो ये जो है हमारे पास ये 4 2 3 1, हमने इसको नाम दिया ए का, और फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। तो ये 4 1 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6। तो ये 4 में से 6 में से 4 में माइनस होंगे तो आ जाएगा 2, बड़ी वैल्यू 6 है तो उसका साइन आ गया -2 आपके पास। अब आपने इसको इसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं है, तो अब आपने इसकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है। तो लीनियर इक्वेशन काफ़ी आसानी से भी बनती हैं। अब वो कैसे बनती हैं वो देखिएगा ज़रा। देखिए कि अब आप ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 4x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा 4x, और ये 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2y इक्वल टू ये 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने इस तरीके से को ये जो इक्वेशन है वो बनानी है। फिर ये 3 ये जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x, और फिर 1y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +1y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस आपने बना ली हैं, ठीक है। ये आपके सामने 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब एक और मज़ीद इसका सवाल सोल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अब बच्चों हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसको नाम दिया ए का, और सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया। तो 5 4 ज़ा आ जाएगा 20, और फिर इधर फार्मूले का -0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 20। तो अब ये जो है ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका जो सलूशन है वो एग्जिस्ट करता है। अब बनानी है इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ये 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5x, प्लस 0y के साथ मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 0y इक्वल टू 10, ओके हो गया। और फिर ये 0x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0x, और प्लस ये 4y के साथ होगा ये आ जाएगा +4y इक्वल टू 20। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गई हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये 0 है ना, ये ख़त्म हो जाएगा तो 5x इक्वल टू आ गया 10, ये 0 है ख़त्म हो जाएगा तो 4y इक्वल टू 20। ये 2 इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन आपने बना ली है। अब है बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 3 0। तो अब ये है जी 3 0। तो अब इसका यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहें तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं होता। तो जब ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं हो रहा तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं बन सकती। तो आपने लिखना है सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर इसका पार्ट 4 है, तो अब पार्ट जो है 4, अभी देखिए x 5 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा तो x 5 से मल्टीप्लाई हुआ,
तो आएगा जी आपके पास से 5x प्लस ये y3 के साथ होगा तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 2। तो ये एक ही लीनियर इक्वेशन आपके पास बनेगी क्योंकि एक रो एक ही कॉलम है आपके पास। तो ये आपने इसकी इक्वेशन बना ली है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास कि राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, आपने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है। अब बच्चों ये x और y के साथ जो कोफिशेंट्स हैं वो आएंगे सबसे पहले, ठीक है। इनके जो कोफिशेंट है, अब x के साथ 1 है, इस x के साथ भी 1, इस y के साथ भी 1 और इस y के साथ भी 1। अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ आएगा। 1 1 ये 1 1 आ गया, ये 1 -1 ये -1 आ गया। इसके बाद जो आपके पास हैं वेरिएबल्स x और y वो आएंगे, x और y ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये जो इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 2 और 4 के, ये आपने इस तरीके से इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। इसका एक और पार्ट देखिए ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो अब ये पार्ट 2 है, तो सबसे पहले आएंगे कोफिशेंट्स। तो अब यहाँ पर ये कोफिशेंट है 2x प्लस 1y, तो ये आएगा 2 और 1। फिर नीचे है 5y माइनस x, ठीक है। तो x वाली वैल्यू पे पहले आती है, ठीक है। तो ये आएगा -1 और ये y की जगह y बाद में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर फिर आ गया आपके पास इनके वेरिएबल्स और फिर इनके आ गए कॉन्स्टेंट, ठीक है, 90 और 10। और फिर है जी बच्चों इसके बाद आपके पास से ये इसका पार्ट 3 y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 और 1। फिर यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है तो मगर x तो है, तो x की वैल्यू 1, y की जगह 0। फिर इनके वेरिएबल्स x और y, फिर इनकी जो कांस्टेंट हैं वो आ जाएंगे 3 और 4। और फिर है जी बच्चों आपके पास इसका पार्ट 5। तो पार्ट 5 को सॉरी पार्ट इसका 4 है। अच्छा, पार्ट 4 में देखिए सबसे पहले है 5/2x माइनस 3, ठीक, 3y, तो 5/2 माइनस 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 1/2y माइनस 4x। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू पहले आती है तो यहाँ पर आएगा -4, फिर y की वैल्यू 1/2। इसके बाद वेरिएबल जो हैं वो x और y वो आ जाएंगे और फिर जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, दरमियान में इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने जो x और y के कोफिशिएंट है वो लिखने हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। जो वेरिएबल्स हैं यानी x और y ये इक्वल होंगे इनके जो कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास पार्ट बी, इफ़ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 5x माइनस 4y इक्वल टू 30, 10x माइनस ky इक्वल टू 60 इज़ सिंगुलर, फाइंड के। ओके, अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं और ये सिंगुलर हैं, आप के का जवाब मालूम करके दें। तो अब ना बच्चों सबसे पहला काम कि आपने इसका ये जो हैं दो लीनियर इक्वेशन, इनमें से आपने एक मैट्रिक्स बनाना है के, और ए मैट्रिक्स जो है क्योंकि के की वैल्यू को मालूम करना है तो ए जो मैट्रिक्स होता है इसमें कोफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है, 5 -4 और 10 और माइनस के। और फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट को ना आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, DET ऑफ ए। और अब आपके पास मैट्रिक्स ए, तो अब आपने 5 को के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस के, दरमियान में फार्मूले का माइनस, ये 10 मल्टीप्लाई -4। तो ये 5 के से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -5 के, ये माइनस मिलकर हो गए प्लस, और 10 4 40, ठीक है। तो अब ये इसका ये सिंगुलर है, सिंगुलर का क्या मतलब है कि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये +40 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -40। अब -5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये 5 8 आपके पास आ जाएगा 40 और ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो के का आंसर है वो आ गया है 8 आपके पास। और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए है बच्चों, यूज मैट्रिक इन्वर्जन मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ़ पॉसिबल। तो अब इन सिस्टम्स यानी ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करने के दो मेथड्स होते हैं।
एक होता है बच्चों मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और एक होता है क्रैमर रूल। तो अब सबसे पहले मैट्रिक इन्वर्जन मेथड आप देखिए क्या होता है। तो बच्चों अब ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें से डाटा निकाल के मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना आपको आता है। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि वही बात कि आपने मैट्रिक्स ए बनाना है तो ए में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं वो आपने लिखने हैं 4, 3 और यहाँ पे 1 और 2, ये आपने मैट्रिक्स ए बना दिया। फिर आपने एक मैट्रिक्स बनाना है एक्स और इस एक्स मैट्रिक्स में आपने जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई उनको लिखना है। फिर एक और मैट्रिक्स बनाना है आपने बी और इस बी में आपने ये जो कांस्टेंट है -6 और 1 ये लिखना है। ये 3 मैट्रिक्स आपने हर हाल में बनाने हैं। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर रूल हो, यहाँ तक आपने लाजमी करना है। अब मैट्रिक इन्वर्जन मेथड क्या होता है कि हमने अब बच्चों मालूम करना है ये एक्स, ठीक है। तो ये एक्स हमेशा इक्वल होगा ए इन्वर्स ऑफ बी के, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये बनता कैसे है ए इन्वर्स ऑफ बी। अब यहाँ पर ज़रा इसको भी देख लें बच्चों। अब देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है 4, ठीक है ना, और फिर ये 3, यानी पहले कोफिशिएंट लिखे हुए हैं तो इस कोफिशिएंट को नाम दिया था हमने ए का, ये ए आ गया। इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों वेरिएबल्स एक्स और वाई, इनको हमें नाम दिया है एक्स का, तो यहाँ आ गया आपके पास एक्स। ये इक्वल का साइन है तो ये इक्वल किसके आ गया, ये जो -6 और 1 है इसको नाम दिया हमने बी का, तो ये इक्वल आ गया बी के, ठीक है। अब हमने मालूम करना है ये एक्स मालूम करना है, तो ये ए यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा। मगर जब मैट्रिक्स जो है ये डिवाइड नहीं होते तो मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पर x इक्वल आ जाएगा a, ठीक है, इन्वर्स ऑफ b के इक्वल, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इस तरह बनती है कि x इक्वल टू a इन्वर्स ऑफ b है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी देखिए, यहाँ पर ये देखिए जो x है x से पहले लिखा हुआ है a, तो इस साइड पर जब ये आएगा तो b से भी पहले आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये जो है ए इन्वर्स पहले लिखा है। अगर ये इस तरह लिखा होता x और a इक्वल टू बी होता, तो जब a इस साइड पर आए जब शिफ्ट होता तो x हो जाता b और a इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि a x से बाद में लिखा हुआ है तो यहाँ भी बाद में आता। तो ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। अब हमने मालूम करना है जी x a इन्वर्स ऑफ b, यानी x इसके इक्वल है। अब वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -6 और 1, a इन्वर्स की वैल्यू नहीं है, तो a इन्वर्स बच्चों इक्वल होगा आपके पास, ठीक है, एट ज्वाइंट ऑफ a अवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो a का डिटर्मिनेंट ये मालूम किया गया है बच्चों, तो आपने पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना आता है कि इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 हो जाएगा, यानी 4 × 2, फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 1, 4 2 8, फिर फार्मूले का माइनस और 3 1 3 आ गया, 8 में से 3 गए तो ये आ गया 5। ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब इसका जो है ये फर्दर आगे सोल्व होगा। अगर यहाँ पर ये 0 आ जाता तो ये नॉट पॉसिबल हो जाता। अब नेक्स्ट जो है आगे बच्चों उसको देखते हैं। अब हमने मालूम क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं बच्चों आगे। तो एडजॉइंट अब कैसे मालूम होता है, तो एडजॉइंट आपको मालूम है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इन ये जो मेन डायगोनल होता है ये 4 और ये 2, इन दोनों की जगह को चेंज करते हैं। अब 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए। और फिर ये जो होता है ये सेकेंडरी डायगोनल यानी 3 और 1, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो +3 + 1 है तो -3 और -1 हो गया है आपके पास, ठीक है बच्चों। और फिर अब जो है हमारे पास बच्चों डिटर्मिनेंट वो क्या था 5,
तो ये 5 जो है अब सारे डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो नीचे होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अब सारे सब के नीचे डिवाइड होगा। तो मगर यहाँ पर ना हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाते। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करवाते कि जो इसका जब हम इसको यानी सॉरी डिवाइड नहीं करवाते 5 को, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो अब ये यहाँ पर अगर डिवाइड करवाऊँगा तो ये आ जाएगा ये 2/5, फिर -3/5, ठीक है। तो अब ना जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम साथ लिख देते हैं कि भाई अब ये सारा जो है ये ए इन्वर्स है हमारे पास, ठीक है। अब इस ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले ए इन्वर्स लिखा हुआ है तो ये मैंने ए इन्वर्स की वैल्यू लिखी सबसे पहले, और फिर साथ ये जो है आगे -1 और -6 और 1 ये बी की वैल्यू मैंने लिख दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई आपको मालूम है बच्चों के कैसे होता है कि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 के साथ, तो ये आपने लिख दिया। फिर ये -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आपने लिख दिया। अब सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, तो अब ये आपने भी अब इसको सेकंड रो में लिखना है। -1 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, ये आपने लिख दिया। फिर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये आपने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये फिर ये 6 2 12, तो माइनस है तो -12, ये 3 1 3 माइनस है तो -3 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 1 6, और ये 4 1 4 हो गया आपके पास। ये 1/5 साथ ऐसे ही चलता रहेगा। फिर -12 और -3 ये आ गया -15, फिर 6 + 4 ये आ गया 10। तो 5 जो है ये 15 के साथ डिवाइड होगा तो आ जाएगा -3, और 5 10 के साथ डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से x का आंसर आ गया -3 और y का आंसर आ गया 2। ये आपने सिंपल तरीके से जो है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब इसका मज़ीद इसका एक सवाल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अच्छा, अभी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी वही काम कि आपने सबसे पहले 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, ए, एक्स और बी। ए में इनके जो कोफिशेंट है एक्स और वाई के वो आएंगे, -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और 4, -1 2 5 और 4। फिर एक मैट्रिक्स बनेगा एक्स जिसमें आएंगे वेरिएबल जो मालूम करने हैं एक्स और वाई। फिर एक मैट्रिक्स आएगा बी जिसमें आपने ये जो सोल्यूशन है ये जो कांस्टेंट नंबर हैं वो इसमें लिखने हैं, नहीं 1.5 और 3 ये आपने लिख दिया। अब मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में x इक्वल होता है a इन्वर्स ऑफ b के इक्वल होता है। तो अब b की वैल्यू तो है हमारे पास, ये b की वैल्यू मौजूद है। a इन्वर्स मालूम करना है तो आपको मालूम है कि a इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट वही कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान में फार्मूले का माइनस लिखना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 4, फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब 4 1 4 माइनस का साइन है तो -4, 5 2 10 माइनस है तो -10, -10 -4 -14 ये 0 की इक्वल नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको मालूम है कि कैसे मालूम किया जाता है, ठीक है। कि इन जो ये फर्स्ट डायगोनल होता है इन दोनों की जगह को चेंज करते हैं, और ये जो सेकंड डायगोनल होता है इन दोनों के साइंस को चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो है एडजॉइंट वो मालूम हो जाता है। अब हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। एडजॉइंट के साथ डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है, तो हमने एडजॉइंट के साथ डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया। 1 ओवर -14, 4 -2 -1 और -5 और -1 हमारे पास आ गया है। अब जो है हमारे पास जो x मालूम करना है ये इक्वल होता है a इन्वर्स ऑफ b के। तो अब a इन्वर्स का आंसर मेरे पास ये है। तो अब इसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने b की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब इनको सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर ये आपने लिख दिया। फिर ये रो ये जो है ये कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जो आंसर आ गया वो आ गया 0 और -10.5 डिवाइडेड -1 ओवर 14, सॉरी ठीक है -1 ओवर 40। अब -14 दोनों नीचे डिवाइड होगा,
तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा ख़त्म। तो -10.5 डिवाइडेड -14, तो आपने इनको डिवाइड करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, आपने इसको डिवाइड जब करना है तो आंसर आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से x का आंसर आ गया 0 और y का आंसर आ गया 3/4, क्योंकि पहले x लिखा होता है तो पहला आंसर x का होगा, फिर y लिखा होता है तो दूसरा आंसर y का होगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना होता है। एक और पार्ट है बच्चों, उसका पार्ट 3, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले इनको जो है सीक्वेंस के साथ हम लिखते हैं। ठीक है, ये -16 है, ये इस साइड पर आएगा, जो हो जाएगा +16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16x + 2y = 10। ये -3y है, ठीक है, ये -3y, ये इस साइड पर शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा +3y। तो 24x + 3y = 15। ये आपने इनको सीक्वेंस में लिख लिया। ठीक है, और अब आपने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, ए बी, ए एक्स और बी। ए में वेरिएबल्स आते हैं, एक्स जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 16 है प्लस और वाई का 2 है, तो 16 और 2 आ गया। फिर एक्स का जो है कोफिशिएंट 24 और 3 है, तो यहाँ 24 और 3 आ गया। फिर मैट्रिक्स बनता है एक्स, तो एक्स में आते हैं वेरिएबल जो मालूम करने हैं, एक्स और वाई। फिर एक मैट्रिक्स आता है बी, जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यूज लिखते हैं 10 और 15। ठीक है, ये हमने 3 मैट्रिक्स बना दिए। अब हमने बच्चों मालूम करना है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, तो वो इक्वल होता है x = a इन्वर्स ऑफ b के इक्वल होता है। तो a इन्वर्स आपको मालूम है एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम होता है बच्चों के इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले का माइनस आ जाता है। 16 × 3 -22 × 24। ठीक है, ये लिख लिया। अब 16 3 दा 48 और 24 2 दा, ये भी आ गया 48। तो ये -48 + 48 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। अब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया है, तो इसका जो सलूशन है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज़ 0, तो जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर का मीन है कि इट डज़ नॉट हैव एन इनवर्स, तो इसका इन्वर्स मालूम नहीं होगा। तो आपने नीचे लिखना है कि सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डिटर्मिनेंट इज़ 0। बस ये काम आपने करना है। और फिर है बच्चों जी हमारे पास इसका पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 हमारे पास है जी, ये 9 - x = 7y और 14y + 2x = 18। तो सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। ये -x दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा +x, तो यहाँ आ जाएगा x + 7y = 9। फिर यहाँ पर ये x, ये y पहले लिखा हुआ है, x बाद में है, तो आपने x को पहले लिख देना है, 2x + 14y = 18। फिर आपने मैट्रिक्स A बना दिया और इनके जो कोफिशिएंट है, अच्छा x के साथ कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब होता है कि 1 है, तो x की जगह आपने 1 लिख दिया। फिर आगे 7 है, फिर 2 है, 14 है, तो 2 और 14 ये आपने लिख लिया। फिर मैट्रिक्स बनाया x का, जिसमें जो वैल्यूज़ मालूम करनी होती हैं x और y वो आता है। फिर एक मैट्रिक्स बनता है B, जिसमें ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं 9 और 18, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। अब मैट्रिक इन्वर्जन मेथड जो है, इसमें x = a इन्वर्स ऑफ b के इक्वल होता है। तो अब हमने सब b की वैल्यू हमारे पास है, a इन्वर्स की वैल्यू नहीं है, तो a इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट। तो अब सबसे पहले जो है a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट आपको मालूम है बच्चों के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में फार्मूले का माइनस होगा। -1 × 14, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद 7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो अब ना यहाँ पर यहाँ पर अब ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, ये माइनस देखिए ना, ये मैट्रिक्स A है, तो A में यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पर ये माइनस जो है वो गलती से लिख दिया गया है। अच्छा खैर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 14 ये आ जाएगा, भाई 7 × 2 ये आ जाएगा। अब 14 1 दा 14, फिर 7 2 दा 14, दरमियान में फार्मूले का माइनस। अब ये -14 + 14 कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 0। तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 हो गया है, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सलूशन भी नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा अब
फिर है जी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है कि यूजिंग क्रैमर्स रूल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ़ पॉसिबल। तो अब मालूम करते हैं। तो अब ना तो अब ये जो मैट्रिक क्रैमर रूल होता है, क्रैमर रूल में ना आपने सबसे पहले एक मैट्रिक्स इसमें से मालूम करना होता है ए। आपने मालूम कर लिया ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स मालूम करने के बाद ए आपको मालूम है कि मैट्रिक्स कैसे बनता है कि ये कोफिशिएंट्स आते हैं। ये एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 3, तो 2 और 3 आ गया। नीचे 5 और 10 है तो 5 और 10 आ गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है जो मैट्रिक्स आपने बना लिया है। ठीक है, 2 × 10, दरमियान में फार्मूले का माइनस, पे ये 3 × 5। ठीक है ना। आपने जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 2 वर्टिकल लाइंस लाजमी आपने लिखनी है। अच्छा, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 15, 20 में से 15 माइनस होंगे तो आंसर आ जाएगा 5। 5 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये इसका सलूशन पॉसिबल है, ये आगे सोल्व होगा। अब ये कैसे सोल्व होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ज़रा ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अहम चीज़ है। अब ना बच्चों यहाँ पर आप ज़रा पहले इस चीज़ को समझिए कि अब आपने मैट्रिक्स बनाना है dx। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने मालूम करना है ना x, तो x इक्वल आए होगा बच्चों आपके पास dx अवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब ये dx का के साथ भी डिटर्मिनेंट होता है। अब ये dx कैसे आएगा, ये जो dx है ये अब कैसे आएगा, तो सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये समझिएगा ज़रा क्योंकि बहुत अहम पॉइंट है ये। अब देखिए ये मेरे पास मैट्रिक्स ए था। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए का ये जो पहला कॉलम है 2 और 5, इसकी जगह अब ये वैल्यू लिख देनी है जो कांस्टेंट है 5 और 10। ठीक है, 5 और 10 पहले कॉलम की जगह आ जाएगा, दूसरा कॉलम वैसे ही रहेगा 3 और 10। ठीक है, तो अब ये आपके पास dx बन जाएगा कि पहले कॉलम की जगह आपने ये जो कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यूज़ को, ये जो कांस्टेंट है ये लिख देने हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब जब ये आपने पहले कॉलम की जगह ये कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख दी तो अब सिंपल डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 5 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा, फिर ये 10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10 5 ज़ा 50 माइनस 10 3 ज़ा 30। ठीक है, अब 50 में से 30 माइनस हुए तो ये आपके पास आंसर आ गया 2। ठीक है, अब 20 आ गया आपके पास आंसर। अब dx मालूम हो गया, अब हमने मालूम करना है बच्चों dy। ठीक है, अब dy कैसे मालूम होता है इसको भी ज़रा देखिए। dx के लिए हमने पहले कॉलम की जगह ये वैल्यूज लिखी थी। ठीक है, अब dy के लिए दूसरे कॉलम में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, dy के लिए जब dy हमने मालूम करना है तो दूसरे कॉलम में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमारे पास ये जो है dy ये मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो dy अब दूसरे कॉलम में आ गया 5 और 10, तो अब वही काम कि आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 10 2 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, दरमियान फार्मूले का माइनस, 20 माइनस 25, तो 25 में से 20 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 5, साथ माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू 25 है इसके साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पर ये dx भी आ गया, dy भी आ गया और हमारे पास a का डिटर्मिनेंट भी मौजूद है। अब जो x है ये इक्वल होता है dx ओवर a का डिटर्मिनेंट। dx की वैल्यू 20 है और डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 है, दोनों को डिवाइड करवाया तो 4 आंसर आ गया। और y जो है ये इक्वल होता है dy ओवर a का डिटर्मिनेंट। dy का आंसर -5 है और डिटर्मिनेंट का आंसर 5 है, तो ये कैंसिल होंगे तो -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप देखिए कि x जो है इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू 1 आ गया, तो ये इसका सलूशन सेट बन गया है। अब बच्चों हमारे पास ये पार्ट 2 है कि जो है जी x इक्वल टू 2/3 माइनस 2y और 4y इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लिखना है, तो इसको अब सीक्वेंस में लिखते हैं कि -2y इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा +2y, ये आपने लिख दिया है। फिर ये -3x इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा +3x + 4y इक्वल टू 3, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये भी आपने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, इनको रीराइट करके आपने लिख दिया है।
जब रीराइट करके आपने लिख दिया है तो वही काम कि अब आपने मैट्रिक्स बनाना है ए। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स ए बनेगा। तो ए में ये जो होते हैं कोफिशिएंट एक्स और वाई के वो लिखते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब फिर इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस 4 वन यहाँ पर ये जो है 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ जाएगा, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस 6 में से 4 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा -2। माइनस क्यों आया? ये बड़ी वैल्यू 6 है, उसके साथ माइनस का साइन है। तो अब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आगे फर्दर सोल्व होगा। अब सोल्व होगा तो सबसे पहले आपने मालूम करना है dx। तो अब dx कैसे में मालूम होता है, तो ये आपको मालूम है बच्चों कि dx जो है, ये जो पहला, एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पहला कॉलम होता है इसकी जगह ये वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और dy के लिए ये दूसरे दूसरे कॉलम में हम ये वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो अभी dx मालूम करना है, तो 1 और 3 की जगह आ जाएगा 2/3 और 3। तो अब लिखते हैं, तो dx मालूम का करना है, तो पहले कॉलम की जगह आ गया 2/3 और 3। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में फार्मूले का माइनस आ जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई 4 ये आपने लिखा, दरमियान में माइनस, फिर ये 3 मल्टीप्लाई 2 ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर ये आपस में ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 2 8/3 और ये 3 2 6 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको ना डायरेक्ट कैलकुलेटर में आपने लिखना है 8/3 -6, तो आगे बाद ये आंसर आ जाएगा -10/3। ठीक है, ये dx का आंसर आ गया। dy के लिए दूसरे के कॉलम में आपने ये जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ वो लिखनी है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू लिख के आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, फिर ये 2/3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 3 और ये यहाँ पर रह जाएगा 2, तो 3 में से 2 गए माइनस हो गए तो 1 रह जाएगा। अच्छा, अब वही बात के आगे अब सिंप्लीफाई के करना है आपने, तो x इक्वल होता है dx का डिटर्मिनेंट अवर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो dx का जो आंसर था बच्चों वो हमारे पास है जी -10/3 डिवाइडेड -2। अब ये ना ये माइनस तो सबसे पहले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 6, तो आपके पास बचेगा 10/6। अब आप इनको 2 से कैंसिल कर दें, 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10, तो 5/3 आपके पास x का आंसर आ गया है। तो y के लिए dy और d और a का डिटर्मिनेंट, dy का आंसर है 1 और डिटर्मिनेंट का आंसर है -2, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा -1/2, ये y का आंसर आ गया है। तो x का आंसर y का आंसर आ गया, तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया 5/3 -1/2, ये आपने इसको सोल्व कर लिया है। पार्ट 3 है बच्चों हमारे पास, तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अब इन 2 लीनियर इक्वेशन को में से हमने अब मालूम करना है एक जी x और y। अब सबसे पहला काम यह है कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई के करके लिखते हैं, क्योंकि ये 6/10 है तो ये आपस में एक कैंसिल होते हैं, फिर ये 10/8 भी कैंसिल होता है, ये 8/10 भी और ये 6/10 भी आपस में कैंसिल होता है। तो हमने जब इनको ये अब ये कैंसिल होगा 2 3 टाइम और 2 5 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 3/5। ठीक है, ये फिर 2 4 टाइम और 2 5 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 4/5। ये भी 2 4 टाइम 2 5 टाइम, तो 4/5। यहाँ अब सबसे पहले बच्चों हम इसके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब ना सिंप्लीफाई के कैसे होगा, जैसे ये देखिए कि ये 6 है और ये 10 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 3 टाइम और 2 5 टाइम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3/5। ये 8 और 10 है, तो 2 4 टाइम और 2 5 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 4/5। फिर ये भी यहाँ 8/10 है, तो ये भी आ जाएगा 4/5। ये 6/10 है, तो ये आ जाएगा 3/5 हमारे पास, और इक्वल टू 10 और ये 20 और 10 आ गया है। अब फिर यहाँ से हमने मालूम करना है मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब यहाँ पर तो यहाँ पर इनके आ जाएंगे
कोफिशेंट एक्स और वाई के वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हमने मालूम करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो ये 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी -3/5 के साथ, तो ये आ गया। फिर ये 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5 के साथ, ये हमने लिख दिया दरमियान में फार्मूले का माइनस। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई के करते हैं, तो 3 3 दा 9, 5 5 दा 25, तो ये -9/25। फिर ये माइनस है, तो ये 4 4 दा 16 और 5 5 दा 25, तो ये 16 और 25 आ गया है। नीचे कोफिशिएंट जब सेम हो तो वो एक दफ़ा नीचे लिखते हैं और ऊपर वाले वैसे ही हम लिख देते हैं, -9 -16। तो -9 -16 ये -25 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। तो हमने मालूम करना है अब dx और dy। तो dx कैसे में मालूम होता है जी? dx मालूम होता है जी, पहले कॉलम की जगह आपने कॉन्स्टेंट वैल्यूज लिखनी होती हैं। यहाँ आ जाएगा 20 और 10। तो अब फिर इसका डिटर्मिनेंट में मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 20 मल्टीप्लाई -3/5 और ये 4/5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10। तो अब इसको सिम्प्लीफाई करना है बच्चों। तो ये 5 4 ज़ा ये हो जाएगा जी हमारे पास 20, तो 4 3 दा 12, तो माइनस है तो ये आ गया -12। ठीक हो गया। फिर आगे फार्मूले का माइनस है, तो ये 5 इससे कैंसिल होगा, तो 5 2 दा 10, ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8। तो अब ये -8 -12 -8 ये हो जाएगा -20। तो dx का आंसर आ गया हमारे पास -20। अब हमने मालूम करना है dy। तो dy की जब मालूम होता है तो सेकंड का कॉलम, ये जो a हमारे पास होता है बच्चों, ये जो सेकंड का कॉलम होता है, इस सेकंड के कॉलम की जगह पर आपने ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ये आपने लिखनी होती हैं। ठीक है। ये अब सेकंड कॉलम की जगह ये कांस्टेंट वैल्यूज़ जाएंगी और फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास वो आएगा -10। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -10। तो अब यहाँ पर जब इसका डिटर्मिनेंट आ गया -10, तो फिर आपने मालूम करना है x, वो होगा dx अवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो dx की वैल्यू है -20, -1 माइनस से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20। फिर y मालूम करना है, तो ये होगा dy अवर a का डिटर्मिनेंट। अब dy का आंसर है -10 और अवर -1, तो ये माइनस से कैंसिल, तो ये आ गया 10। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन सेट आ गया 20 और 10। ये आपने मालूम कर लिया है x और y का आंसर। तो अब है जी हमारे पास बच्चों पार्ट इसका 4। तो पार्ट 4 है हमारे पास जी, ये इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सबसे पहले रीराइट करके लिखते हैं। ये -10 इस साइड पर आएगा जी, हो जाएगा +10, और ये 15 जो है ये यहीं पे रहेगा क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है। ये -3y और -24x जब इस साइड पर आएंगे तो दोनों के साइन तब्दील हो जाएंगे। तो ये आ गया जी 24x + 3y = 15। तो अब यहाँ से मैट्रिक्स जो है ए वो आपने मालूम करना है। तो मैट्रिक्स ए आपने मालूम किया, तो मैट्रिक्स ए में ये आएंगे इनके कोफिशिएंट, वो आपने कोफिशिएंट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है 16 3 दा ये 48 आएगा फार्मूले का माइनस, और ये 24 2 था ये भी 48, दोनों कैंसिल हो गए। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।